नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का 90% हिस्सा हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड द्वारा संचालित होता है। हमारा अवचेतन मन न केवल हमारी आदतों और सोच को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारी सफलता, खुशहाली और स्वास्थ्य के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम आपको अवचेतन मन के 24 प्रमुख नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये नियम आपके जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यदि आप इन नियमों को सही तरीके से अपनाएंगे, तो आप अपनी सोच, आदतों और परिणामों में अद्भुत बदलाव देख पाएंगे। वीडियो में आप जानेंगे अवचेतन मन की ताकत और इसका महत्व, कैसे हमारे बचपन के अनुभव हमारे आज के जीवन को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक सोच और आत्म सम्मोहन का रहस्य, जीवन में सफलता पाने के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों, आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे अवचेतन मन के ये 24 नियम आपके जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर नियम आपके जीवन में एक नई दिशा देने का काम करेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर यह वीडियो आपको तृष्णामय मदद करेगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहला नियम, अवचेतन मन का पहला नियम, सभी सम्मोहन आत्म सम्मोहन है। अवचेतन मन के 24 प्रमुख नियमों में पहला नियम यह बताता है कि हर प्रकार का सम्मोहन वास्तव में आत्म सम्मोहन ही है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि सम्मोहन क्या है, इसका प्रभाव कैसे होता है और यह हमारी चेतना एवं अवचेतन के बीच किस प्रकार की भूमिका निभाता है। अर्थगुण, सम्मोहन की परिभाषा और स्वभाव। सम्मोहन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो जाता है और उसकी चेतना की सतह से नीचे अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता बनता है। इसे जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच का एक स्वप्निल अनुभव भी कहा जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी बाहरी दुनिया की जानकारी को सीमित कर देता है और अपने भीतर की दुनिया में पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि सम्मोहन करने वाला व्यक्ति सम्मोहनकर्ता किसी व्यक्ति को सम्मोहित करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। सम्मोहनकर्ता केवल एक मार्गदर्शक होता है, वह व्यक्ति के अवचेतन को सक्रिय करने में मदद करता है। वास्तविक नियंत्रण हमेशा व्यक्ति के अपने मन के पास होता है। रॉबर्ट वॉर्न्स, आत्म सम्मोहन का महत्व। इस नियम का मतलब है कि आप खुद को सम्मोहित कर सकते हैं और अपने अवचेतन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति की सहायता के बिना आप अपने अवचेतन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्म सम्मोहन के माध्यम से आप अपनी सोच, आदतें और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी आदतों, मान्यताओं और भावनाओं का भंडार है। जब आप सम्मोहन की अवस्था में जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन सभी सुझावों को वास्तविकता मानने लगता है। यह एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो आपके पुराने विश्वासों को बदल सकता है और नए विचारों को स्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्म सम्मोहन के दौरान खुद से कहते हैं कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, तो आपका अवचेतन इस सुझाव को स्वीकार करेगा और इसे आपकी वास्तविकता बना देगा। सम्मोहन 3 प्रमुख अवस्थाओं में होता है। 1. हल्का सम्मोहन, लाइट ट्रांस। इसमें व्यक्ति सतर्क रहता है, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित होता है। यह स्थिति ध्यान, मेडिटेशन के समान है। 2. मध्यम सम्मोहन, मीडियम ट्रांस। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी बाहरी दुनिया से थोड़ा और दूर हो जाता है। उसके अवचेतन के दरवाजे खुल जाते हैं और सुझाव सीधे असर करते हैं। 3. गहरा सम्मोहन, डीप ट्रांस। इस अवस्था में व्यक्ति लगभग नींद जैसी स्थिति में होता है। यह अवस्था चिकित्सीय उपयोगों के लिए सबसे अधिक प्रभावी होती है, दिशा में ले जाता है। वह सुझाव देता है, लेकिन उन सुझावों को स्वीकार करना या न करना व्यक्ति के अवचेतन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि सभी सम्मोहन आत्म सम्मोहन है। सम्मोहनकर्ता केवल आपकी यात्रा में एक सहायक की भूमिका निभाता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन आपका अवचेतन मन करता है। आत्म सम्मोहन की प्रक्रिया। 1. आराम की स्थिति। आत्म सम्मोहन की शुरुआत एक आरामदायक स्थिति में बैठने या लेटने से होती है। गहरी और धीमी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। 2. ध्यान केंद्रित करना। किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि आपकी सांस, एक मोमबत्ती की लौ या एक निश्चित ध्वनि।
इससे आपका मन बाहरी दुनिया से कटने लगता है। 3. सकारात्मक सुझाव। आत्म सम्मोहन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देना। उदाहरण, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। 4. पुनरावृत्ति। किसी सुझाव को बार बार दोहराने से यह अवचेतन में गहराई से स्थापित हो जाता है। 5. जागरूकता में वापसी। आत्म सम्मोहन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे अपनी चेतना को सामान्य करें। अपनी उंगलियों को हिलाएं, आंखें खोलें और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ें। रेडी। आत्म सम्मोहन के लाभ। वेंड, आत्मविश्वास बढ़ाना। यह आपको अपने अंदर छुपी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ाने में मदद करता है। 2. आदतें बदलना, छानना। आत्म सम्मोहन का उपयोग बुरी आदतों जैसे धूम्रपान या अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों को बदलने के लिए किया जा सकता है। 3. तनाव और चिंता को कम करना। नियमित आत्म सम्मोहन से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। 4. स्वास्थ्य में सुधार। यह मन शरीर के संबंध को मजबूत बनाकर बीमारियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। अड्डा। निष्कर्ष, सभी सम्मोहन आत्म सम्मोहन है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी मनोस्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे अपने हाथों में है। कोई बाहरी व्यक्ति हमें तभी प्रभावित कर सकता है जब हमारा मन उसे अनुमति देता है। इस नियम का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्म सम्मोहन न केवल एक तकनीक है, बल्कि यह आत्म जागरूकता और आत्म विकास की यात्रा भी है। यह नियम हमें यह बताता है कि सम्मोहन कोई असामान्य या रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक अवस्था है जिससे हम प्रतिदिन कई बार गुजरते हैं। इसे समझने के लिए हमें इस प्रक्रिया के मूल तत्वों और इसके दैनिक जीवन में अनुभवों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। सम्मोहन की स्वाभाविकता। हम सभी ये मानते हैं कि सम्मोहन किसी विशेषज्ञ की मदद से ही होता है, लेकिन वास्तव में हमारे मस्तिष्क की संरचना और मानसिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि हम स्वतः सम्मोहन की अवस्था में प्रवेश करते रहते हैं। सम्मोहन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा मन गहरे ध्यान या स्वप्न जैसी अवस्था में होता है। यह हमें हमारी चेतना और अवचेतना के बीच के द्वार को पार करने की अनुमति देता है। सम्मोहन का दैनिक अनुभव आपने शायद महसूस किया हो कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आप अपनी बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं। आप उस किताब की कहानी या फिल्म के पात्रों में इतने खो जाते हैं कि समय का ध्यान ही नहीं रहता। यह सम्मोहन की एक हल्की अवस्था है। इस नियम के अनुसार हम प्रतिदिन लगभग 100 से 200 बार इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि आप पूरे रास्ते के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। कोई गाना सुनते समय आप उसमें इतने खो जाते हैं कि आपको आसपास का पता ही नहीं रहता। किसी समस्या पर गहरे विचार करते हुए आप अनजाने में अपनी चेतना को सीमित कर लेते हैं। ये सभी घटनाएं सम्मोहन की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होती हैं। REM अवस्था का महत्व। यह नियम यह भी बताता है कि गहरी नींद में रैपिड आई मूवमेंट REM की अवस्था सम्मोहन से गहराई से जुड़ी होती है। REM नींद वह समय होता है जब हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और हम सपने देखते हैं। यह वह समय है जब हमारी चेतना और अवचेतन के बीच की बाधाएं टूट जाती हैं। हम दिन में कई बार ऐसे छोटे छोटे स्वप्नों या विचारों में खो जाते हैं जो ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जैसे नींद। REM के प्रभाव। यह हमारे दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। अवचेतन मन में दबी भावनाओं और विचारों को बाहर लाने का काम करता है। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को पुनः स्थापित करता है। सम्मोहन के माध्यम से अवचेतन को प्रभावित करना। जब हम सम्मोहन की अवस्था में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सुझावों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि इस अवस्था का सही उपयोग करके हम अपने अवचेतन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि हम प्रतिदिन स्वाभाविक रूप से इस अवस्था में प्रवेश करते हैं, यदि हम इसे पहचानना और सही तरीके से उपयोग करना सीख लें तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास में बहुत सहायक हो सकता है। सम्मोहन की अवस्थाएं और उनका दैनिक जीवन में उपयोग। 1. हल्का सम्मोहन। जब आप दिन में सपनों में खो जाते हैं या किसी विशेष काम में इतने डूब जाते हैं कि बाहरी दुनिया का ध्यान नहीं रहता। इसका उपयोग
ध्यान मेडिटेशन के लिए। 2. मध्यम सम्मोहन। यह तब होता है जब आप अपनी दिनचर्या में कुछ समय के लिए खुद को एक अलग मानसिक स्थिति में पाते हैं। इसका उपयोग आदतों को बदलने के लिए। 3. गहरा सम्मोहन। यह अवस्था REM नींद के दौरान या गहन ध्यान में होती है। इसका उपयोग मानसिक समस्याओं को हल करने और आत्मचेतना बढ़ाने के लिए। सम्मोहन और ध्यान के बीच संबंध सम्मोहन और ध्यान में बहुत समानताएं हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं मानसिक एकाग्रता और अवचेतन की सक्रियता पर आधारित होती हैं। ध्यान की मदद से हम स्वयं को नियंत्रित करना और अपने मन को शांत करना सीखते हैं। सम्मोहन भी इसी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। दैनिक सम्मोहन का सकारात्मक उपयोग आत्म सुधार। जब आप महसूस करें कि आप सम्मोहन की अवस्था में हैं, जैसे किसी विचार में गहरे खो जाना, तो इसे सकारात्मक सुझाव देने के लिए उपयोग करें। रचनात्मकता। सम्मोहन की ये अवस्थाएं हमारे रचनात्मक विचारों को जन्म देने में मदद करती हैं। इसे पहचान कर आप अपने जीवन में नई चीजें बना सकते हैं। तनाव प्रबंधन। दिन के दौरान सम्मोहन के दौरान शांत और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। निष्कर्ष। दूसरा नियम हमें यह सिखाता है कि सम्मोहन हमारे दैनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर समय हमारे साथ होता है। इसे समझकर और सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, रचनात्मक और सकारात्मक बना सकते हैं। अवचेतन मन का तीसरा नियम। अवचेतन मन आपकी मानसिक शक्ति का लगभग 90% है, जबकि चेतन मन केवल 10% है। यह नियम हमें यह समझाता है कि हमारी मानसिक क्षमताओं का अधिकांश भाग अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चेतन मन की तुलना में अवचेतन मन अधिक शक्तिशाली, गहरा और व्यापक है। इसे समझने के लिए हमें चेतन और अवचेतन मन के कार्य और उनके बीच के अंतर को विस्तार से जानना होगा। चेतन और अवचेतन मन का परिचय। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह हमारे विचारों, निर्णयों और जागरूकता का केंद्र है। चेतन मन हमारे वर्तमान में हो रहे अनुभवों और निर्णयों को संभालता है। यह तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है। यह बाहरी दुनिया से सीधे संपर्क करता है। इसका कार्य हमारे दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों को पूरा करना है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों और स्मृतियों का भंडार है। अवचेतन मन हमारे जीवन के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हमारी आदतें, मान्यताएं और भावनाएं संचालित करता है। यह असीमित ऊर्जा और रचनात्मकता का स्रोत है। यह तर्क वितर्क नहीं करता, बल्कि जो कुछ इसे बताया जाता है उसे स्वीकार कर लेता है। 90% और 10% का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार हमारी मानसिक शक्ति का केवल 10% हिस्सा चेतन मन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि शेष 90% अवचेतन मन के पास होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी अधिकांश गतिविधियां और व्यवहार अवचेतन के प्रभाव में होते हैं। उदाहरण, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो यह चेतन मन नहीं, बल्कि आपकी अवचेतन आदत है जो वाहन को नियंत्रित करती है। जब आप किसी गाने की धुन को याद करते हैं तो वह अवचेतन मन के द्वारा संभव होता है। अवचेतन मन की शक्तियां। आदतों का निर्माण। अवचेतन मन आदतों का निर्माण और नियंत्रण करता है। यदि आप एक नई आदत डालना चाहते हैं तो इसे बार बार दोहराने से यह अवचेतन में स्थापित हो जाती है। भावनाओं का नियंत्रण। हमारी भावनाएं जैसे डर, खुशी या दुख अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में डरते हैं तो यह अवचेतन में जमा अनुभवों का परिणाम है। यादें और स्मृतियां। हमारे जीवन की हर स्मृति अवचेतन मन में संचित रहती है। ये स्मृतियां हमारे वर्तमान और भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। रचनात्मकता और कल्पना। अवचेतन मन का उपयोग करके आप अद्भुत रचनात्मक विचार उत्पन्न कर सकते हैं। बड़े कलाकार, लेखक और आविष्कारक अवचेतन की इस शक्ति का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। अवचेतन मन शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक सुझावों के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। चेतन और अवचेतन मन के बीच संबंध। चेतन और अवचेतन मन एक साथ काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। चेतन मन का काम है निर्णय लेना और समस्याओं को हल करना। अवचेतन मन उन निर्णयों को लंबे समय तक बनाए रखना और उन्हें आदतों में बदलना है। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं कि मुझे आत्मविश्वासी बनना है,
तो यह विचार चेतन मन से उत्पन्न होता है। लेकिन यदि आप इसे बार बार दोहराते हैं तो यह अवचेतन में दर्ज हो जाता है और आपकी आदत बन जाती है। अवचेतन मन को कैसे सक्रिय करें? सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करने के लिए सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ और खुश हूं। ध्यान और आत्मसम्मोहन। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और अपने अवचेतन तक पहुंच बनाएं। विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट और सकारात्मक कल्पना करें। यह अवचेतन को प्रेरित करता है। आदतों का निर्माण। नई आदतें डालने के लिए नियमित अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों से बचाव। अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, इसलिए इसे केवल सकारात्मक विचारों से भरें। अवचेतन की शक्ति का दैनिक जीवन में उपयोग सफलता के लिए। अपने अवचेतन को प्रेरित करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन को यह विश्वास दिलाएं कि आप हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। रचनात्मकता के लिए अवचेतन में छुपी रचनात्मकता को जागरूकता के माध्यम से बाहर लाएं। स्वास्थ्य सुधारने के लिए अपने अवचेतन को यह निर्देश दें कि आपका शरीर और मन पूरी तरह से स्वस्थ है। निष्कर्ष, यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे अवचेतन मन में निहित है। चेतन मन केवल एक मार्गदर्शक है, लेकिन अवचेतन मन वह इंजन है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। यदि हम अपने अवचेतन को समझें और इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखें, तो हम अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। अवचेतन मन का चौथा नियम, आप अपना शरीर नहीं हैं। आप इस भौतिक शरीर में रहने वाले परमेश्वर के एक परिपूर्ण आत्मिक बच्चे हैं। यह नियम हमारी आत्मिक प्रकृति और भौतिक शरीर के बीच के संबंध को समझाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा हैं जो ईश्वर की परिपूर्ण रचना है। इस नियम को गहराई से समझने के लिए इसे विस्तार से जानना आवश्यक है। शरीर और आत्मा का संबंध। भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। यह शरीर हमारी आत्मा का वाहन है। यह हमें भौतिक संसार में अनुभव करने और कार्य करने की क्षमता देता है। शरीर नश्वर है, जो समय के साथ बदलता और समाप्त होता है। आत्मा, सोल। आत्मा हमारा असली स्वरूप है, जो शाश्वत और अजर अमर है। आत्मा परमेश्वर की ऊर्जा से निर्मित है और उसके साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। यह शरीर के नाश होने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। नियम का तात्पर्य। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि हम शरीर से परे हैं। हमारा असली अस्तित्व आत्मा है, जो शुद्ध, निर्दोष और परमात्मा का अंश है। भौतिक शरीर और आत्मा का फर्क। शरीर यह सीमित है और केवल भौतिक संसार के लिए है। आत्मा यह अनंत है और परमात्मा की चेतना का हिस्सा है। नियम की व्याख्या। भौतिक शरीर एक साधन है, लेकिन आत्मा हमारी असली पहचान है। आत्मा अमर है और किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। आत्मा के साथ जुड़ाव के लाभ। सच्ची शांति। जब आप समझते हैं कि आप आत्मा हैं और शरीर से परे हैं, तो आप जीवन की समस्याओं और दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। आध्यात्मिक विकास। आत्मा का अनुभव करना और इसे परमात्मा के साथ जोड़ना हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। डर से मुक्ति। मृत्यु या परिवर्तन का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आत्मा अमर है। सकारात्मकता। आत्मा का जुड़ाव आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप पूर्ण और पवित्र हैं। आत्मा के साथ जुड़ने के तरीके। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आत्मा से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह आपके मन को शांत करता है और आपको अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोजाना कुछ समय आत्मचिंतन में बिताएं और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। आध्यात्मिक ज्ञान। धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन करें। यह आपको आपकी आत्मा की शक्ति और परमात्मा के साथ संबंध को समझने में मदद करेगा। सद्गुणों का पालन। सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा जैसे गुण आत्मा के दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति के साथ समय बिताने से आप अपनी आत्मा के साथ गहरे जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं। भौतिक संसार में आत्मा का महत्व। भौतिक संसार में रहते हुए भी यदि हम यह समझ लें कि हम आत्मा हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। उदाहरण, जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो यह याद रखें कि यह केवल शरीर और मन का अनुभव है।
आत्मा इन सबसे परे है। यदि आप दूसरों को आत्मा के रूप में देखें तो आप उनमें भी दिव्यता और प्रेम को पहचान सकते हैं। इस नियम का दैनिक जीवन में उपयोग तनाव प्रबंधन। जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करें तो यह सोचें कि आप आत्मा हैं और ये समस्याएं केवल अस्थायी हैं। संबंधों में सुधार। दूसरों को आत्मा के रूप में देखने से क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसी भावनाएं कम हो जाती हैं। आत्मविश्वास। यह समझना कि आप परमात्मा का अंश हैं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। स्वास्थ्य। आत्मा से जुड़ने से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। निष्कर्ष। चौथा नियम हमें यह याद दिलाता है कि हमारा असली अस्तित्व आत्मा है, न कि शरीर। यह समझ हमें भौतिक समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने में मदद करती है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और इसे परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सच्चे आनंद, शांति और संतोष से भर जाता है। अवचेतन मन का पांचवां नियम। आप सिर्फ एक स्मृति हैं। आपने जो भी सोचा, सपना देखा और अनुभव किया है उसका 100% हिस्सा हमारे शरीर और दिमाग में स्मृतियों के रूप में संग्रहित है। यह नियम हमारी स्मृतियों और अनुभवों के महत्व को दर्शाता है। यह बताता है कि हमारा वर्तमान और व्यक्तित्व हमारे अतीत के विचारों, अनुभवों और सपनों का परिणाम है। जो कुछ भी हम जीते हैं वह हमारे मस्तिष्क और शरीर में स्मृति के रूप में दर्ज हो जाता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। स्मृतियों का महत्व और प्रभाव। स्मृतियां हमारे व्यक्तित्व का आधार हैं। हमारे विचार, व्यवहार और आदतें हमारे मस्तिष्क में संग्रहित पुरानी स्मृतियों से प्रभावित होती हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारी सोच और दृष्टिकोण को आकार देता है। स्मृतियां अवचेतन मन में संग्रहित होती हैं। हमारी सभी स्मृतियां, चाहे हमें याद हों या ना हों, अवचेतन मन में सुरक्षित रहती हैं। ये स्मृतियां हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं और निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। शरीर और दिमाग में स्मृति का भंडार। हमारा मस्तिष्क हर अनुभव को न्यूरोनल नेटवर्क में संग्रहित करता है। हमारा शरीर भी सेलुलर मेमोरी के माध्यम से भावनाओं और अनुभवों को याद रखता है। उदाहरण, यदि आपने किसी दुर्घटना का अनुभव किया है तो आपका शरीर भविष्य में उसी स्थिति में डर या सतर्कता की प्रतिक्रिया दे सकता है। स्मृतियों का जीवन पर प्रभाव। आदतों का निर्माण। हमारी स्मृतियां पुरानी आदतों को बनाए रखती हैं। यदि आपने बचपन में कुछ बार एक आदत को अपनाया तो वह स्मृति के रूप में आपके अवचेतन में दर्ज हो जाती है और आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। भावनात्मक प्रतिक्रिया। स्मृतियां हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण, यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ नकारात्मक अनुभव किया है तो अगली बार उस व्यक्ति को देखकर आप असहज महसूस कर सकते हैं। भविष्य की योजना। हमारी स्मृतियां हमें भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करती है। उदाहरण, यदि आपने अतीत में किसी गलती से सीखा है तो वह स्मृति आपको भविष्य में वैसी ही गलती करने से रोक सकती है। रचनात्मकता और कल्पना। हमारी स्मृतियां हमें नए विचारों और कल्पनाओं को विकसित करने में मदद करती हैं। हर रचनात्मक कार्य हमारे पुराने अनुभवों और स्मृतियों पर आधारित होता है। स्मृतियों का प्रबंधन और सुधार। सकारात्मक स्मृतियां बनाएं। अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को प्राथमिकता दें। अच्छे पलों को याद रखें और उन्हें बार बार सोचें ताकि वे अवचेतन में मजबूत हो जाएं। नकारात्मक स्मृतियों का प्रभाव कम करें। नकारात्मक अनुभवों को पुनः समझने और उनसे सीखने की कोशिश करें। ध्यान और आत्म सम्मोहन से नकारात्मक स्मृतियों को कमजोर किया जा सकता है। नए अनुभवों को अपनाएं। नए और सकारात्मक अनुभवों को जीवन का हिस्सा बनाकर पुरानी स्मृतियों को बदलें। यह अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करने में मदद करता है। आत्म प्रतिबिंब फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने अतीत की स्मृतियों का विश्लेषण करें और देखें कि वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। जो स्मृतियां आपकी मदद नहीं कर रही, उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। स्मृतियों और चेतना का संबंध। हमारी चेतना और अवचेतन मन दोनों ही स्मृतियों पर निर्भर करते हैं। चेतन मन केवल वे स्मृतियां जिनके बारे में हम जागरूक हैं। अवचेतन मन वे स्मृतियां जो हमें याद नहीं हैं लेकिन जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। उदाहरण, आप गाड़ी चलाते समय रेड लाइट देखकर तुरंत रुक जाते हैं। यह आपके अवचेतन मन में संग्रहित स्मृति है। एक गाना सुनकर आपके बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। यह चेतन और अवचेतन स्मृति का मिश्रण है। जीवन के लिए इस नियम का महत्व खुद को बेहतर समझें। यह जानकर कि आपकी अधिकांश सोच और आदतें स्मृतियों का परिणाम हैं,
आप अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पुरानी आदतें बदलें। पुरानी स्मृतियों को पहचान कर और उन्हें बदलकर आप अपनी आदतों और सोच को नया रूप दे सकते हैं। अपने अनुभवों का उपयोग करें। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। इन सीखों को अपने जीवन में लागू करें, अपना भविष्य बेहतर बनाएं। अपनी स्मृतियों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाने से आप अपने भविष्य को भी सकारात्मक बना सकते हैं। निष्कर्ष, यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन हमारी स्मृतियों का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी हमने अनुभव किया है वह हमारे मन और शरीर में संग्रहित है। यदि हम अपनी स्मृतियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। इस नियम का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि हमारी स्मृतियां केवल अतीत की छाया नहीं है, बल्कि भविष्य की रोशनी भी बन सकती हैं। अवचेतन मन का छठा नियम। जन्म के समय अवचेतन मन पूरी तरह से विकसित होता है। 1. आपको जीवित रखने के लिए, भागना या लड़ना, तेज आवाज का डर, गिरने का डर। 2. आपको खुश रखना, ध्यान, मान्यता या स्वीकृति, सकारात्मक या नकारात्मक पाने के लिए। ये नियम जन्म के तुरंत बाद उलट जाते हैं। इसकी व्याख्या में आपको खुश रखना प्रमुख है और आपको जीवित रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खुश की इसकी व्याख्या का मतलब है खुश या दुखी। यह नियम समझाता है कि हमारा अवचेतन मन जन्म से ही हमारे अस्तित्व और भावनाओं को नियंत्रित करता है। पहले यह प्राथमिकता देता है कि हम जीवित रहें, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खुश रहना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अवचेतन मन का विकास जन्म के समय। 1. जीवित रहने की प्राथमिकता। जन्म के समय अवचेतन मन का प्राथमिक उद्देश्य हमें जीवित रखना है। यह कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से काम करता है। भागना या लड़ना, फाइट और फ्लाइट। कोई भी खतरा जैसे तेज आवाज या अचानक गिरना हमें तुरंत सतर्क कर देता है। यह प्रतिक्रिया हमें खतरे से बचने या उससे लड़ने में मदद करती है। डर, तेज आवाज और गिरने का डर स्वाभाविक है क्योंकि ये हमारे जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। यह डर हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। 2. खुश रहने की प्राथमिकता। जन्म के तुरंत बाद अवचेतन मन ध्यान, मान्यता या स्वीकृति प्राप्त करने को भी महत्व देता है। शिशु का रोना इस बात का संकेत है कि वह ध्यान या देखभाल चाहता है। सकारात्मक ध्यान जैसे प्यार, देखभाल और नकारात्मक ध्यान जैसे डांटना, दोनों ही शिशु को सुरक्षित महसूस कराते हैं। नियम का परिवर्तन। खुशी का महत्व। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा अवचेतन मन खुश रहने को जीवित रहने से अधिक महत्व देने लगता है। खुश की परिभाषा। अवचेतन मन में खुश का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा आनंदित रहते हैं। यह स्थिति सुख और दुख दोनों को शामिल कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो उसका अवचेतन मन इसे उसकी सामान्य स्थिति के रूप में मान लेता है। अवचेतन मन का उद्देश्य व्यक्ति को उसके मौजूदा मानसिक और भावनात्मक स्थिति में बनाए रखना है। इसका प्रभाव। यदि हमारा अवचेतन मन नकारात्मक सोच और दुख को सामान्य मानता है तो वह उसी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। यदि हमारा अवचेतन मन सकारात्मक सोच और खुशी को प्राथमिकता देता है तो वह हमारे जीवन को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। अवचेतन मन और खुशी की खोज, खुशी की तलाश। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी प्राथमिकता खुशी की तलाश करना बन जाती है। खुशी की यह तलाश सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। ध्यान और मान्यता। ध्यान और मान्यता की हमारी खोज बचपन से ही जारी रहती है। उदाहरण, बच्चे अक्सर सकारात्मक ध्यान पाने के लिए अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन अगर उन्हें सकारात्मक ध्यान नहीं मिलता तो वे नकारात्मक ध्यान पाने के लिए गलत व्यवहार कर सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता। अवचेतन मन उस स्थिति को बनाए रखना चाहता है जिसे वह सामान्य मानता है। यदि आप लंबे समय तक खुश रहते हैं तो यह आपके अवचेतन मन की डिफॉल्ट स्थिति बन जाती है। खुशी को प्राथमिकता देने के फायदे और नुकसान। फायदे। सकारात्मकता का निर्माण। खुशी को प्राथमिकता देने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। प्रेरणा। जब खुशी को प्राथमिकता दी जाती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। नुकसान। क्षणिक खुशी की खोज। यदि खुशी को केवल त्वरित संतुष्टि के रूप में देखा जाए तो यह दीर्घकालिक विकास में बाधा डाल सकती है। नकारात्मकता का फंसाव। यदि किसी की खुशी नकारात्मक आदतों या दुख में हो तो अवचेतन मन उसे बदलने में बाधा बन सकता है। अवचेतन मन के इस नियम को कैसे अपनाएं? सकारात्मक स्मृतियां बनाएं। अपने जीवन में खुशी
और सकारात्मकता को प्राथमिकता दें ताकि अवचेतन मन इसे आपकी डिफॉल्ट स्थिति बना सके। नकारात्मक आदतों को पहचानें। यदि आप दुख या नकारात्मकता में फंसे हुए हैं तो इसे पहचानें और इसे बदलने का प्रयास करें। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। खुद को स्वीकार करें। ध्यान और मान्यता पाने की आवश्यकता को कम करने के लिए खुद को स्वीकार करना और खुद से प्यार करना सीखें। लंबी अवधि की खुशी पर ध्यान दें। त्वरित संतुष्टि की बजाय दीर्घकालिक खुशी और आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करें। निष्कर्ष, छठा नियम हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अवचेतन मन का विकास जीवन के शुरुआती चरणों से ही होता है और यह हमारे अस्तित्व और खुशी को संतुलित करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खुश रहना प्राथमिकता बन जाता है, लेकिन यह खुशी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह हमारे जीवन को सकारात्मकता और संतोष से भर सकता है। अवचेतन मन का सातवां नियम, घटनाएं और परीक्षण। आपके शरीर में जीवित रासायनिक यादों के रूप में उस समय संग्रहित होते हैं जब वे घटित हुए थे। प्रत्येक घटना जीवित और अच्छी है और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से आप में प्रकट होने के लिए तैयार है, किसी भी चीज से जो इन संग्रहित घटनाओं को ट्रिगर कर सकती है। अवचेतन मन भौतिक शरीर में सभी यादों तक पहुंच सकता है जैसे कि वे उसकी अपनी हों। यह नियम अवचेतन मन की क्षमता और हमारे अनुभवों के साथ उसके संबंध को गहराई से समझाता है। यह बताता है कि हमारे सभी अनुभव, चाहे शारीरिक हों या भावनात्मक, हमारे शरीर और मन में रासायनिक यादों के रूप में संग्रहित रहते हैं। रासायनिक यादें क्या हैं और कैसे काम करती हैं? एक अनुभव और यादें। हमारा प्रत्येक अनुभव हमारे शरीर में रासायनिक याद के रूप में संग्रहित होता है। जब हम किसी घटना का अनुभव करते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर रसायनों के रूप में दर्ज हो जाती है। यह स्मृति हमारे शरीर और अवचेतन मन में तब तक बनी रहती है जब तक इसे किसी बाहरी या आंतरिक कारक से ट्रिगर न किया जाए। 2. यादें जीवित हैं। स्मृतियां सिर्फ बीते हुए अनुभव नहीं हैं, वे हमारे मन और शरीर में जीवित रहती हैं। जब भी कोई घटना या परिस्थिति उन स्मृतियों से मेल खाती है तो वे सक्रिय हो जाती हैं। 3. शारीरिक और मानसिक जुड़ाव। हमारा अवचेतन मन हमारे भौतिक शरीर से जुड़ा होता है, इसीलिए यदि कोई पुरानी घटना या स्मृति ट्रिगर होती है तो इसका प्रभाव मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता है। घटनाओं और स्मृतियों के प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। पुरानी यादें शरीर पर असर डाल सकती हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने बचपन में किसी दुर्घटना का अनुभव किया है तो वह दर्द या डर वर्तमान में भी महसूस कर सकता है। यह संग्रहित रासायनिक स्मृति का परिणाम है। भावनात्मक प्रभाव। हमारे अवचेतन मन में संग्रहित भावनाएं जैसे डर, गुस्सा या खुशी समय समय पर उभर सकती हैं। ये भावनाएं उन घटनाओं से संबंधित होती हैं जो हमारे अतीत में हुई थीं। मानसिक प्रभाव। पुरानी घटनाओं की यादें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति जिसने किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया है वह वर्तमान में भी चिंता या तनाव का अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक प्रभाव। अवचेतन मन में संग्रहित यादें हमारी आध्यात्मिक समझ और दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये यादें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा जीवन अनुभवों से कैसे प्रभावित होता है। स्मृतियां कैसे ट्रिगर होती हैं? पहला, बाहरी कारक। कोई दृश्य, गंध या ध्वनि पुरानी यादों को ट्रिगर कर सकती है। उदाहरण, अगर आप किसी पुराने दोस्त के साथ बिताए समय को याद करते हैं तो उसी प्रकार का गाना सुनने से वह स्मृति पुनः जागृत हो सकती है। 2. आंतरिक कारक। हमारी सोच, कल्पना या सपने भी पुरानी यादों को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आप अपने बचपन के घर के बारे में सोचते हैं तो उससे जुड़ी सभी भावनाएं और अनुभव फिर से उभर सकते हैं। 3. वर्तमान अनुभव। कोई घटना या परिस्थिति जो आपके पुराने अनुभव से मेल खाती है वह पुरानी स्मृतियों को सक्रिय कर सकती है। अवचेतन मन की भूमिका। अवचेतन मन हमारे जीवन के सभी अनुभवों को एक संग्रहालय की तरह संरक्षित रखता है। यह शरीर और मन दोनों से जुड़ा होता है, इसलिए यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्मृतियों तक पहुंच सकता है। अवचेतन मन सभी यादों को इस प्रकार सहेजता है जैसे वे उसकी अपनी हों। उदाहरण,
यदि आपने बचपन में किसी बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस की थी, तो अवचेतन मन इसे हमेशा याद रखता है। जब भी आप किसी समान परिस्थिति में होते हैं, तो यह आपको वैसी ही भावनाएं अनुभव कराता है। संग्रहित घटनाओं का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। सावधानी। पुरानी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों से निपटा जाए। प्रेरणा। सुखद यादें हमें प्रेरित करती हैं और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। नकारात्मक प्रभाव। डर और तनाव। नकारात्मक घटनाएं हमारे वर्तमान जीवन में डर और तनाव पैदा कर सकती हैं। आदतों पर असर। अवचेतन मन में संग्रहित नकारात्मक यादें हमें गलत आदतों की ओर ले जा सकती हैं। इस नियम का उपयोग कैसे करें? सकारात्मक स्मृतियां बढ़ाएं। अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों और भावनाओं को बढ़ावा दें। नकारात्मक स्मृतियों को पहचानें। अवचेतन मन में संग्रहित नकारात्मक यादों को पहचानें और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अवचेतन मन की स्मृतियों को नियंत्रित करें। थेरेपी का सहारा लें। यदि पुरानी घटनाओं की यादें आपको परेशान कर रही हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लें। नई आदतें विकसित करें। सकारात्मक आदतें बनाकर अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करें। निष्कर्ष। 7वां नियम यह सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के हर अनुभव को सहेज कर रखता है। यह अनुभव हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की संग्रहित स्मृतियों को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। अवचेतन मन का 8वां नियम आपकी प्रमुख समस्याओं को आपके पहले 12 वर्षों की यादों में प्रोग्राम किया गया था, जैसे एक श्रृंखला में जुड़ी डोमिनोज। 12 वर्ष की आयु के बाद कोई भी समस्या या परीक्षा केवल उन प्रारंभिक घटनाओं के ट्रिगर या लक्षण हैं। यह नियम हमारे प्रारंभिक जीवन और उसके बाद के प्रभावों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि हमारे बचपन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे व्यक्तित्व, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और मानसिकता को आकार देता है। पहले 12 वर्षों का महत्व। मस्तिष्क का विकास। पहले 12 वर्ष हमारे जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और अनुभवों को अवचेतन मन में गहराई से दर्ज करता है। बच्चे जो भी देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वे उनके व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। इस उम्र में बच्चा अधिकतर भावनाओं और विचारों को बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। माता-पिता, शिक्षक और आसपास का वातावरण बच्चे के अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्रामिंग उसकी भविष्य की सोच, आदतों और समस्याओं का कारण बन सकती है। डोमिनोज प्रभाव। पहले 12 वर्षों के अनुभव एक श्रृंखला की तरह होते हैं। यदि किसी घटना ने नकारात्मक प्रभाव डाला, तो वह धीरे धीरे दूसरी समस्याओं को जन्म दे सकती है। समस्याओं की जड़। बचपन की घटनाएं। प्रारंभिक घटनाएं। बचपन की घटनाएं, चाहे वे सुखद हों या दुखद, हमारे मन पर स्थायी छाप छोड़ती हैं। उदाहरण, यदि एक बच्चा बार बार आलोचना का सामना करता है, तो वह आत्मसंदेह से ग्रसित हो सकता है। यदि उसे प्यार और समर्थन मिलता है, तो वह आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। भावनात्मक घाव। किसी अप्रिय घटना के कारण बचपन में भावनात्मक घाव हो सकते हैं। ये घाव जीवन भर व्यक्ति की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। आदतें और प्रतिक्रियाएं। बचपन में सीखी गई आदतें और प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के जीवन में गहराई तक बैठ जाती हैं। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को डर का सामना करना पड़ा, तो वह वयस्क होने पर भी डरपोक हो सकता है। 12 साल के बाद की समस्याएं, ट्रिगर और लक्षण। 12 साल की उम्र के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वे बचपन की घटनाओं का परिणाम होती हैं। ये समस्याएं केवल उन शुरुआती अनुभवों के लक्षण हैं जो अवचेतन मन में छिपे हुए हैं। अवचेतन मन की भूमिका। अवचेतन मन इन पुरानी यादों और अनुभवों को जीवित रखता है। जब कोई परिस्थिति उन यादों से मेल खाती है, तो वह पुराने घावों को ट्रिगर कर देती है। समस्याओं का स्थायित्व। यदि बचपन के अनुभवों का समाधान नहीं किया गया, तो वे जीवन भर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण, बचपन में उपेक्षा झेलने वाला व्यक्ति वयस्कता में भी अकेलापन महसूस कर सकता है। समस्याओं को समझने और हल करने का तरीका। बचपन के अनुभवों को पहचानें। अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के लिए बचपन की घटनाओं का विश्लेषण करें। याद करें
कि कौन सी घटनाएं आपके व्यवहार और सोच को प्रभावित कर रही हैं। स्वीकार करें और माफ करें। अपने अतीत को स्वीकार करें और उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। यह कदम आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। पुनः प्रोग्रामिंग। अपने अवचेतन मन को नई सकारात्मक सोच और विश्वासों से पुनः प्रोग्राम करें। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सुझाव अफर्मेशंस का उपयोग करें। थेरेपी का सहारा लें। यदि बचपन की घटनाएं आपको बहुत प्रभावित कर रही हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लें। सकारात्मक अनुभव जोड़ें। अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को जोड़ें और अपने अतीत की नकारात्मकता को कमजोर करें। उदाहरण से समझें। एक, आलोचना का डर। बचपन। एक बच्चा बार बार अपने माता पिता से आलोचना सुनता है। वयस्कता। वह सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता है क्योंकि उसे असफलता और आलोचना का डर है। समाधान। वह व्यक्ति बचपन की उन घटनाओं को समझे और स्वीकार करे। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करने की कोशिश करे। 2, प्यार की कमी। बचपन। बच्चा अपने माता पिता से पर्याप्त प्यार और ध्यान नहीं पाता। वयस्कता। वह रिश्तों में असुरक्षित महसूस करता है। समाधान। अपनी बचपन की भावनाओं का विश्लेषण करें और खुद को प्यार और समर्थन दें। नए रिश्तों में विश्वास और खुलेपन को बढ़ावा दें। निष्कर्ष। 8वां नियम हमें यह सिखाता है कि हमारी बचपन की घटनाएं और अनुभव हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वे वास्तव में बचपन की यादों और अनुभवों का परिणाम होती हैं। हमें अपने अतीत को समझने और उससे उबरने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। अवचेतन मन का नवा नियम। सभी प्रमुख विचार कार्यक्रम या आदतें बन जाते हैं। सभी आदतें अवचेतन मन से आती हैं, जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो आप आदत के रूप में स्वचालित रूप से सोचते, कहते और करते हैं। यह नियम इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारा मन कैसे काम करता है और विचारों, कार्यों और आदतों के बीच क्या संबंध है। हमारे बार बार दोहराए गए विचार और क्रियाएं अंततः आदतों में बदल जाती हैं, जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं। मुख्य विचार कैसे कार्यक्रम बनते हैं। विचारों का प्रभाव। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यह विचार एक कार्यक्रम की तरह काम करता है, जो हमारी आदतों और व्यवहार को प्रभावित करता है। दोहराव का महत्व। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे अपनाने लगता है। दोहराव के माध्यम से विचार और कार्य आदतों में बदल जाते हैं। अवचेतन की भूमिका। अवचेतन मन इन विचारों और आदतों को स्वचालित रूप से क्रियान्वित करता है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आदतों का जन्म और विकास। विचार। आदत। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, तो वह मस्तिष्क में एक नया न्यूरल नेटवर्क बनाता है। यह नेटवर्क समय के साथ मजबूत होता जाता है, जिससे विचार एक आदत बन जाता है। आदत। व्यवहार। आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हमारे दैनिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आदतें हमारे व्यक्तित्व और जीवन की दिशा तय करती हैं। स्वचालित प्रक्रियाएं। आदतें हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा बचाने में मदद करती हैं। एक बार आदत बन जाने पर हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वह स्वचालित रूप से होती है। अवचेतन मन से आदतें कैसे संचालित होती हैं। भावनाओं का जुड़ाव। जिन विचारों या क्रियाओं से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वे जल्दी आदत बन जाती हैं। उदाहरण, यदि आप तनाव में खाने की आदत डालते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक समाधान मान लेता है। बार बार किए गए कार्य। यदि आप हर दिन सुबह एक ही समय पर व्यायाम करते हैं, तो यह आदत बन जाती है। आपका अवचेतन मन इसे एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में स्वीकार कर लेता है। मजबूत विश्वास। आपके विश्वास और दृष्टिकोण भी आपकी आदतों का हिस्सा बनते हैं। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक आदतें बनाते हैं और नकारात्मक विश्वास नकारात्मक आदतें। सकारात्मक और नकारात्मक आदतों का प्रभाव। सकारात्मक आदतें। यह आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं और सफलता की ओर ले जाती हैं। उदाहरण, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और सकारात्मक सोच। नकारात्मक आदतें। यह आदतें आपके जीवन में समस्याएं और असफलताएं लाती हैं। उदाहरण, आलस्य, विलंब करना और नकारात्मक आत्मचर्चा। आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं।
आपकी वर्तमान आदतें यह तय करती हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। इसलिए सही आदतें बनाना जरूरी है। आदतों को बदलने के तरीके। आदतों को पहचानें। सबसे पहले अपनी सकारात्मक और नकारात्मक आदतों की सूची बनाएं। यह समझें कि कौन सी आदतें आपके जीवन को सुधार रही हैं और कौन सी बिगाड़ रही हैं। विचारों को बदलें। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। यह बदलाव धीरे धीरे आपकी आदतों में परिलक्षित होगा। दोहराव का उपयोग करें। सकारात्मक आदतों को अपनाने के लिए उन्हें बार बार दोहराएं। उदाहरण, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन अलार्म लगाकर उसे फॉलो करें। सकारात्मक सुझाव एफर्मेशंस। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए सकारात्मक सुझावों का उपयोग करें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। छोटे कदम उठाएं। एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। इसे छोटे छोटे चरणों में बदलें। नए अनुभव जोड़ें। अपने जीवन में नए और सकारात्मक अनुभव शामिल करें। यह आपके पुराने नकारात्मक पैटर्न को बदलने में मदद करेगा। उदाहरण से समझें। नकारात्मक आदत का उदाहरण, विचार, मैं असफल हूं। कार्य, हर बार असफल होने पर आत्मसंदेह करना। आदत, आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच। समाधान, सकारात्मक सोचें। असफलता मेरे लिए सीखने का अवसर है। इसे बार बार दोहराएं। सकारात्मक आदत का उदाहरण, विचार, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। कार्य, हर दिन 30 मिनट व्यायाम करना। आदत, एक स्वस्थ जीवन शैली। परिणाम, बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। निष्कर्ष, नवा नियम यह सिखाता है कि हमारे विचार और क्रियाएं हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाली आदतों में बदल जाती हैं। इन आदतों का स्रोत हमारा अवचेतन मन है, जो स्वचालित रूप से हमारे विचारों को क्रियान्वित करता है। यदि हम अपने विचारों और आदतों को सकारात्मक दिशा में बदल लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन का 10वां नियम, 6 महीने में 21 दिन लगते हैं। सप्ताह सचेत रूप से एक नया निर्माण करने के लिए आदत या कार्यक्रम। अवचेतन मन नई आदत या कार्यक्रम को तुरंत स्वीकार करता है। यह नियम इस तथ्य पर जोर देता है कि नई आदतों या कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक निश्चित समय और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच तालमेल बनाकर सफल होती है। नियम का अर्थ और व्याख्या। 21 दिन का प्रारंभिक चरण। किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए न्यूनतम 21 दिनों की जरूरत होती है। इस अवधि में आप नई आदत को बार बार दोहराते हैं, जिससे यह आपके चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। 6 महीने की स्थिरता। नई आदत को पूरी तरह से अपनाने और जीवन का हिस्सा बनाने के लिए 6 महीने तक इसे जारी रखना जरूरी है। यह अवधि आदत को स्थायी रूप से अवचेतन मन में प्रोग्राम करने के लिए होती है। अवचेतन मन की स्वीकृति। अवचेतन मन तुरंत नई आदत या कार्यक्रम को स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए लगातार अभ्यास और समय देना होता है। आदत निर्माण का विज्ञान। न्यूरल पाथवे का निर्माण। जब आप किसी नई आदत को दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। ये पाथवे आदत के नियमित अभ्यास से मजबूत होते जाते हैं। दोहराव का महत्व। बार बार की गई क्रिया आपके अवचेतन मन को संकेत देती है कि यह आदत महत्वपूर्ण है। यह संकेत इसे आपकी स्वाभाविक दिनचर्या का हिस्सा बना देता है। अवचेतन की तेज प्रतिक्रिया। अवचेतन मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, लेकिन स्थिरता और अनुशासन के बिना आदत अस्थायी हो सकती है। 21 दिनों में आदत निर्माण के चरण। पहला सप्ताह, 0 से 7 दिन। नई आदत अपनाने में शुरुआत में मुश्किल हो सकती है। आपका चेतन मन पुराने पैटर्न को छोड़ने का विरोध करता है। दूसरा सप्ताह, 8 से 14 दिन। आपकी नई आदत मजबूत होने लगती है। अवचेतन मन इसे धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू करता है। तीसरा सप्ताह, 15 से 21 दिन। नई आदत अब आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। आप इसे बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से करने लगते हैं। 6 महीने में आदत को स्थायी बनाने के तरीके। निरंतरता बनाए रखें। नई आदत को अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास करें। उदाहरण, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहे हैं तो हर दिन एक ही समय पर उठें। प्रेरणा बनाए रखें। खुद को प्रेरित करने के लिए लक्ष्य तय करें। उदाहरण, मैं रोज व्यायाम करूंगा ताकि मेरी सेहत बेहतर हो। सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव। सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव एफर्मेशंस का उपयोग करें। उदाहरण, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं।
परिणामों पर ध्यान दें। नई आदत के सकारात्मक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे प्रेरणा बनी रहती है। समय सीमा निर्धारित करें। आदत को 6 महीने तक बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित करें। समय सीमा आपको अनुशासन में रखने में मदद करती है। उदाहरण, 21 दिनों में नई आदत कैसे बनाएं? नई आदत, सुबह जल्दी उठना पहला सप्ताह। अलार्म लगाकर रोज सुबह 6 बजे उठें। यदि मुश्किल हो तो 10 से 15 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। दूसरा सप्ताह, इस समय पर उठने के बाद एक स्वस्थ रूटीन जोड़ें, जैसे योग या मेडिटेशन। तीसरा सप्ताह, सुबह जल्दी उठना अब स्वाभाविक लगने लगेगा। आप बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं। 6 महीने बाद सुबह जल्दी उठना आपकी स्थायी आदत बन जाएगी। यह आदत आपकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेगी। निष्कर्ष, 10वां नियम हमें यह सिखाता है कि नई आदतों को अपनाने और स्थायी रूप से जीवन का हिस्सा बनाने के लिए निरंतरता और अनुशासन आवश्यक है। 21 दिनों का दोहराव अवचेतन मन को संकेत देता है और 6 महीने का अभ्यास उस आदत को स्थायी बना देता है। इसे सही तरीके से अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अवचेतन मन का 11वां नियम, जब आप किसी आदत से लड़ते हैं तो वे हमेशा जीतती है। इस नियम का मुख्य संदेश यह है कि किसी आदत या विचार से लड़ने की कोशिश करना उसे और मजबूत करता है, मन की संरचना और उसके काम करने के तरीके को दर्शाता है। नियम की गहराई से व्याख्या प्रतिरोध से शक्ति मिलती है। जब आप किसी आदत या विचार को नकारने या उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में और भी मजबूत कर देते हैं। उदाहरण, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। जैसे ही आप इसे न सोचने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग बार बार उसी पर केंद्रित हो जाता है। अवचेतन मन का काम करने का तरीका अवचेतन मन न को नहीं समझता। जब आप किसी चीज को न करने या न सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उस चीज की छवि या विचार को सक्रिय करता है। आदतों के साथ संघर्ष, अगर आप किसी बुरी आदत से लड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उसे अनजाने में और महत्व देते हैं। यह आदत को आपके अवचेतन में और गहराई तक स्थापित कर देता है। हरे और काले नाखूनों वाले गुलाबी हाथी का उदाहरण, जब आप हरे और काले नाखूनों वाले गुलाबी हाथी के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उसकी छवि बना लेता है। फिर जब आप उस छवि को न सोचने की कोशिश करते हैं तो वह छवि और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया बताती है कि किसी विचार को नकारने या दबाने से वह क्यों और मजबूत हो जाता है। आदतों से लड़ने की बजाय उनसे निपटने के तरीके नकारात्मक पर ध्यान न दें। अपनी बुरी आदत को नकारने या उससे लड़ने की बजाय एक सकारात्मक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, यदि आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो सोचें, मैं स्वस्थ खाना खा रहा हूं। आदत को धीरे धीरे बदलें। किसी आदत को अचानक छोड़ने की बजाय इसे धीरे धीरे सकारात्मक विकल्पों से बदलें। उदाहरण, धूम्रपान छोड़ने के लिए हर दिन एक सिगरेट कम करें और उसकी जगह गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। स्वीकृति का महत्व, पहले अपनी आदत को स्वीकार करें। स्वीकृति से आप उसे बिना किसी नकारात्मक भावना के बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। प्रतिस्थापन का प्रयोग करें। हर बुरी आदत की जगह एक नई सकारात्मक आदत डालें। अवचेतन मन का 13वां नियम, अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच कोई अंतर नहीं करता। केवल चेतन मन ही वास्तविकता और कल्पना को अलग कर पाता है। यह नियम हमें अवचेतन मन की शक्ति और उसकी सीमाओं को समझने में मदद करता है। अवचेतन मन किसी भी अनुभव को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, चाहे वह वास्तविक हो या सिर्फ कल्पना। इस नियम का उपयोग सकारात्मक आदतों को विकसित करने, आत्म सुधार और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। नियम की गहराई से व्याख्या, अवचेतन और कल्पना का प्रभाव। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच फर्क नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण, यदि आप खुद को आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर वैसा ही व्यवहार उत्पन्न करेगा। इंद्रियों की भूमिका। अवचेतन मन आपकी 5 इंद्रियों, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है। यदि आप किसी चीज का अनुभव इंद्रियों के माध्यम से करते हैं तो अवचेतन इसे वास्तविक मानता है। उदाहरण, नींबू काटने या अचार खाने की कल्पना करने पर आपके मुंह में लार आना। चेतन और अवचेतन मन का अंतर। चेतन मन विश्लेषण करता है
और वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर करता है। लेकिन जब चेतन मन किसी विचार को बार बार दोहराता है तो वह अवचेतन मन में प्रोग्राम बन जाता है। अवचेतन मन और कल्पना का उपयोग सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। अपनी कल्पना का उपयोग सकारात्मक अनुभवों की रचना के लिए करें। यदि आप खुद को सफलता प्राप्त करते हुए कल्पना करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। नकारात्मकता को दूर करना। नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। उदाहरण, यदि आप डर महसूस करते हैं तो खुद को शांत और सुरक्षित माहौल में कल्पना करें। सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए बार बार कल्पना करें। यह आपके अवचेतन मन को विश्वास दिलाता है कि यह संभव है और आपको उस दिशा में कार्य करने की ऊर्जा देता है। नींबू का उदाहरण, जब आप एक नींबू काटने और उसे छकने की कल्पना करते हैं तो आप देखेंगे आपके मुंह में लार बढ़ जाती है। आपके जबड़े में हल्का खिंचाव महसूस होता है। एक खट्टा स्वाद आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। भले ही आपने असल में नींबू नहीं खाया, लेकिन आपके अवचेतन मन ने इस कल्पना को वास्तविकता मान लिया और शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। व्यावहारिक उपयोग, सकारात्मक आदतें विकसित करना। खुद को सुबह जल्दी उठने, नियमित व्यायाम करने या स्वस्थ खाना खाने की कल्पना करें। आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानकर आपके शरीर और मन को इसे अपनाने के लिए तैयार करेगा। आत्मविश्वास बढ़ाना। किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रदर्शन से पहले खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देखें। यह आपकी चिंता को कम करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। डर पर काबू पाना। यदि आप किसी चीज से डरते हैं तो खुद को उस स्थिति में आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए कल्पना करें। यह डर को कम करने में मदद करेगा। चोट या बीमारी से उबरना। अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हुए कल्पना करें। सकारात्मक कल्पना शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया को तेज कर सकती है। निष्कर्ष, अवचेतन मन की यह विशेषता एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही तरीके से उपयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। अपनी कल्पना का उपयोग करें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और प्रेरक दिशा में ले जाएं। अवचेतन मन का 14वां नियम। अवचेतन मन एक प्रकार का प्रोग्राम किए गए कंप्यूटर की तरह है। इसे आत्म सम्मोहन, स्पष्ट कल्पना, विजुअलाइजेशन, प्रतिज्ञान, एफर्मेशन और गतिशील भावनाओं या अनुभवों द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है। यह नियम हमें बताता है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही तरीके से प्रोग्राम करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। नियम की विस्तृत व्याख्या। 1. अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। अवचेतन मन को एक कंप्यूटर की तरह समझा जा सकता है। जिस तरह कंप्यूटर में डाले गए डेटा के आधार पर वह कार्य करता है, उसी प्रकार अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग, विचार, अनुभव, भावनाएं के आधार पर हमारी आदतें और व्यवहार बनते हैं। यदि हम सकारात्मक डेटा, विचार और अनुभव देंगे तो हमारा अवचेतन मन सकारात्मक परिणाम देगा। 2. प्रोग्रामिंग के तरीके। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के 3 मुख्य तरीके हैं। I. स्पष्ट कल्पना, विजुअलाइजेशन क्या है? अपने मन में स्पष्ट और सजीव चित्र बनाना। कैसे काम करता है? जब आप किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। उदाहरण, अगर आप खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देखेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। IDI, प्रतिज्ञान, एफर्मेशन क्या है? सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना। कैसे काम करता है? सकारात्मक वाक्य आपके अवचेतन मन में स्थायी रूप से दर्ज हो जाते हैं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। मुझे हर स्थिति में सफलता मिलती है। मैंने गतिशील भावनाएं और अनुभव क्या है? अपनी भावनाओं को सक्रिय करना और सकारात्मक अनुभवों को जीना। कैसे काम करता है? जब आप किसी अनुभव को भावनात्मक रूप से जीते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से दर्ज हो जाता है। उदाहरण, खुशी, सफलता और संतोष महसूस करते हुए किसी लक्ष्य को हासिल करने की कल्पना करना। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लाभ। सकारात्मक आदतों का विकास। आत्म सम्मोहन और प्रतिज्ञान का उपयोग करके आप नई आदतें विकसित कर सकते हैं। उदाहरण, सुबह जल्दी उठने की आदत, नकारात्मक सोच को समाप्त करना,
पुराने नकारात्मक प्रोग्राम को बदलकर नई सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। उदाहरण, मुझे हर बार असफलता मिलती है को बदलकर मुझे हर काम में सफलता मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति, अपने लक्ष्य को बार बार विजुअलाइज करने से आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाना, सकारात्मक प्रतिज्ञान और विजुअलाइजेशन से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उदाहरण, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग स्पष्ट कल्पना। मान लीजिए आप एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। हर दिन यह कल्पना करें कि आप परीक्षा लिख रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अपनी खुशी और गर्व की भावना को महसूस करें। प्रतिज्ञान, मैं मेहनती हूं और मुझे परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसे रोज सुबह और रात को सोने से पहले 10 बार दोहराएं। गतिशील भावनाएं, अपनी सफलता के पल को भावनात्मक रूप से अनुभव करें, जैसे कि आपने परीक्षा में टॉप किया है और आपके माता पिता आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। चेतावनी, नकारात्मक प्रोग्रामिंग से बचें। नकारात्मक विचार और वाक्य जैसे मुझे कभी सफलता नहीं मिलती आपके अवचेतन मन में दर्ज हो सकते हैं और आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। इसीलिए अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान दें। निष्कर्ष, अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करना जीवन में सफलता और खुशहाली लाने की कुंजी है। आत्म सम्मोहन, विजुअलाइजेशन और प्रतिज्ञान जैसे तकनीकों का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन वह मानता है जो आप उसे बताते हैं, इसलिए उसे वही बताइए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अवचेतन मन का 15वां नियम, आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलेगा, या आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप उसे बनाते या पुनः बनाते हैं, चाहे वह आपकी कल्पना हो या वास्तविकता। यह नियम बताता है कि हमारा ध्यान और सोच हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। अवचेतन मन वह मानता है जो हम उसे बार बार दिखाते या बताते हैं, चाहे वह वास्तविकता हो या केवल हमारी कल्पना। नियम की विस्तृत व्याख्या, ध्यान और ऊर्जा का संबंध, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपका अवचेतन मन उस पर काम करता है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेगा। 2. कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकता। यदि आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। उदाहरण, यदि आप बार बार अपने आप को सफल मानते हुए कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। 3. नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के खतरे। यदि आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे भी आपकी वास्तविकता बन जाएंगी। उदाहरण, मैं असफल हो जाऊंगा जैसे विचार आपकी ऊर्जा को उसी दिशा में ले जाते हैं जिससे असफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आए, सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। अपने विचारों और कल्पनाओं को सकारात्मक बनाएं। ऐसी बातें सोचें और कल्पना करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उदाहरण, मैं खुश और सफल हूं। डवर्ड आई, दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करें। इसे ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले ही सच हो चुका है। उदाहरण, अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप अपने सपनों की नौकरी में काम कर रहे हैं। ध्यान केंद्रित करना सीखें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करें। उन चीजों को अनदेखा करें जो आपको विचलित करती हैं या आपकी प्रगति में बाधा बनती हैं। IV, प्रतिज्ञान, एफर्मेशन का उपयोग करें। सकारात्मक वाक्य दोहराएं। यह आपके ध्यान को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण, मैं हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं। उदाहरण, नियम का व्यावहारिक उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करें। इसे वास्तविकता में बदलने के लिए रोजाना उसकी कल्पना करें। जैसे, अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक चाहते हैं तो खुद को सफलता का जश्न मनाते हुए देखें। नकारात्मकता से बचाव। अगर आपका ध्यान असफलता या भय पर है तो इसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। जैसे, मुझे असफलता का डर है को बदलकर मैं सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हूं करें। रिश्तों में सुधार।
यदि आप किसी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस रिश्ते की सकारात्मक छवि मन में बनाएं। कल्पना करें कि आप और वह व्यक्ति अच्छे समय बिता रहे हैं। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए अपनी सोच और कल्पना पर ध्यान दें। सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को प्रोत्साहित करें और नकारात्मकता को दूर करें। याद रखें, आपकी वास्तविकता आपकी सोच और ध्यान का परिणाम है। आप जो देखेंगे वही पाएंगे। अवचेतन मन का 16वां नियम, आप अपना कल का निर्माण आज करते हैं। आप जो भी इस क्षण देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं और अनुभव करते हैं, वही आपका भविष्य बनाता है। नियम की व्याख्या, यह नियम यह बताता है कि हमारा वर्तमान व्यवहार, अनुभव और विचार हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जो कुछ भी हम आज अनुभव कर रहे हैं वह हमारे बीते हुए कल के विचारों और कार्यों का परिणाम है। इसी तरह जो कुछ भी हम अभी कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल को गढ़ेगा। मुख्य बिंदु 1, अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। अवचेतन मन उन अनुभवों और विचारों को ग्रहण करता है जो हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। यह उन अनुभवों और विचारों को दोहराने या उनके अनुरूप भविष्य बनाने के लिए काम करता है। 2, वर्तमान का महत्व। जो भी आप इस पल सोचते, करते और महसूस करते हैं वह आपके भविष्य की नींव रखता है। आपका अवचेतन मन वर्तमान को सबसे अधिक महत्व देता है और उसी पर आधारित आपकी प्रोग्रामिंग करता है। 3, अनुभवों का प्रभाव। आपकी पांचों इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और महसूस करना, अवचेतन मन को प्रोग्राम करती हैं। इन अनुभवों से पैदा हुई भावनाएं और सोच आपके भविष्य को प्रभावित करती हैं। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आइए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में सकारात्मक और उपयोगी अनुभवों को प्राथमिकता दें। उन विचारों, कार्यों और भावनाओं से बचें जो आपके भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आइए सकारात्मक आदतें अपनाएं। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती हैं। उदाहरण, यदि आप आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो कल आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। EYD स्वस्थ मानसिकता बनाएं। अपने वर्तमान विचारों को नियंत्रित करें। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलें। उदाहरण, मुझे असफलता का डर है के बजाय मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। सोचें। IV सकारात्मक अनुभव चुनें। अपने चारों ओर के वातावरण को सकारात्मक बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे संगीत सुनें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। उदाहरण, नियम का व्यावहारिक उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए। यदि आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं तो आज अपने कौशल को निखारने में समय लगाएं। आज का किया गया प्रयास भविष्य में सफलता के रूप में प्रकट होगा। स्वास्थ्य, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज से ही संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनाएं। यह आपके भविष्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। रिश्ते, आज अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएं और अपने रिश्तों को मजबूत करें। यह आने वाले समय में आपके रिश्तों को और गहरा बनाएगा। निष्कर्ष, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोचते, करते और अनुभव करते हैं। इस क्षण के हर निर्णय, हर विचार और हर क्रिया का असर आपके कल पर पड़ेगा। इसलिए अपने आज को बेहतर बनाएं ताकि आपका कल उज्जवल और सुखद हो। याद रखें, आपका वर्तमान ही आपका भविष्य है। अवचेतन मन का 17वां नियम। आपका अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है। यह आपके प्रमुख विचारों, सकारात्मक या नकारात्मक के अनुसार काम करता है और जन्म से मृत्यु तक आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन में उन्हें प्रकट करता है। नियम की व्याख्या, यह नियम यह स्पष्ट करता है कि आपका अवचेतन मन एक प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह काम करता है। यह आपके प्रमुख विचारों को एक निर्देश के रूप में ग्रहण करता है और उन्हीं के अनुसार आपके जीवन में परिणाम लाने का कार्य करता है। चाहे वे विचार सकारात्मक हों या नकारात्मक, अवचेतन मन उन पर सवाल नहीं करता। मुख्य बिंदु 1, अवचेतन मन की प्रकृति। अवचेतन मन एक निष्क्रिय लेकिन शक्तिशाली शक्ति है। यह आपके द्वारा दी गई जानकारी को बिना किसी जांच पड़ताल के स्वीकार करता है। 2, सोच और कार्यक्रम का प्रभाव। आपके विचार और विश्वास आपके अवचेतन मन के लिए आदेश हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे आपके अवचेतन मन के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं।
3 प्रभाव का दायरा। अवचेतन मन आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन और शरीर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में रुकावटें और समस्याएं बढ़ सकती हैं। 4, जन्म से मृत्यु तक सक्रिय अवचेतन मन जीवन भर सक्रिय रहता है और आपकी हर सोच और अनुभव का जवाब देता है। यह आपकी सभी आदतों, विश्वासों और प्रतिक्रियाओं का आधार बनता है। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आई, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर रहे हैं। उदाहरण, मैं असफल हो जाऊंगा के बजाय मैं सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सोचें। आई, नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक सोच और डर को अवचेतन मन में प्रवेश करने से रोकें। डर, क्रोध और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बड़ी प्रतिज्ञान, एफर्मेशंस का उपयोग करें। अपने अवचेतन मन को सही दिशा देने के लिए सकारात्मक वाक्य दोहराएं। उदाहरण, मैं स्वस्थ, सुखी और सफल हूं। आई, कल्पना का प्रयोग करें। अपनी सफलता और इच्छित परिणामों की स्पष्ट कल्पना करें। उदाहरण, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को एक प्रसिद्ध किताब के लेखक के रूप में देखें। वी, भावनात्मक ऊर्जा जोड़ें। आपके विचारों और प्रतिज्ञान में भावनाएं जोड़ना उन्हें अवचेतन में गहराई से बैठाने में मदद करता है। उदाहरण, अपने लक्ष्य को पाने की खुशी महसूस करें। उदाहरण, नियम का व्यावहारिक उपयोग स्वास्थ्य सुधार के लिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को इस विचार से प्रोग्राम करें, मेरा शरीर हर दिन अधिक स्वस्थ हो रहा है। सफलता के लिए, सफलता पाने के लिए यह सोचें, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हूं और मैं हर दिन इसके करीब पहुंच रहा हूं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, यदि आप आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हैं तो यह दोहराएं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। नकारात्मक आदतों से छुटकारा, यदि आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो यह सोचें, मैं हर दिन बेहतर आदतें अपना रहा हूं। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे बड़ा सहायक है। यह वही करता है जो आप इसे करने के लिए कहते हैं। यदि आप इसे सकारात्मक विचारों और प्रोग्राम से निर्देशित करेंगे तो यह आपके जीवन को सुखद और सफल बना देगा। याद रखें, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। 18 मन का 18वां नियम। आपका अवचेतन मन हमेशा किसी बात का गलत अर्थ लगाता है, भ्रमित करता है या उसे उलट देता है, जब तक कि आप सचेत रूप से इसे सही रूप में न समझें या कोई और व्यक्ति आपकी मदद न करे। व्यसनों के लिए कार्यक्रम लगभग 18 महीने की उम्र में निर्धारित होते हैं। नियम की व्याख्या, यह नियम यह दर्शाता है कि अवचेतन मन किसी भी सूचना या संदेश को सही तरीके से नहीं समझ पाता है और अक्सर उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। इसके साथ ही यह भी कहता है कि व्यसन और आदतें हमारे अवचेतन मन में बहुत पहले, विशेष रूप से 18 महीने की उम्र तक सेट हो जाती हैं। अवचेतन मन का मुख्य काम यह है कि वह सभी इनपुट, जिनमें आपकी सोच, आपके अनुभव और बाहरी वातावरण से मिलने वाली सूचनाएं शामिल हैं, को एक साथ जोड़कर अपने तरीके से प्रोसेस करता है। लेकिन कभी कभी यह प्रोसेसिंग गलत दिशा में भी हो सकती है। यही कारण है कि जब हम किसी घटना या बातचीत के बारे में सोचते हैं तो हमें सही संदर्भ में उसे समझने की आवश्यकता होती है। मुख्य बिंदु 1, अवचेतन मन की भ्रमित स्थिति। अवचेतन मन कभी कभी संदेशों को गलत तरीके से ग्रहण करता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन का काम केवल डेटा को संग्रहित करना और उसे बिना किसी तर्क के लागू करना है, और कभी कभी वह गलती से गलत संदेश को सही मान लेता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति आपको हल्के से डांटता है तो अवचेतन मन उसे पूरी तरह से एक अपमान मान सकता है, भले ही वह व्यक्ति आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा हो। 2, संदेशों का गलत अर्थ लगाना। अवचेतन मन संदेशों को गलत तरीके से समझ सकता है और उसे दूसरे संदर्भ में फिट कर सकता है। यह एक प्रकार की अंतरात्मा की गुमराही हो सकती है, जिसमें आपको सही संदेश या सूचना मिलती है, लेकिन उसका प्रभाव गलत दिशा में पड़ता है। उदाहरण, यदि कोई आपको प्यार से कहता है आपको और मेहनत करनी चाहिए, तो अवचेतन मन इसे इस रूप में ले सकता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। 3, व्यसन और आदतों का प्रारंभ। अवचेतन मन में व्यसनों और आदतों का निर्माण
बहुत जल्दी, खास तौर पर 18 महीने की उम्र में ही हो सकता है। इस उम्र के दौरान बच्चों के अवचेतन मन में गहरी छापें छोड़ने वाली घटनाएं और संदेश बनते हैं, जो उनके जीवन भर उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, यदि एक बच्चा लगातार किसी तनावपूर्ण या कठिन स्थिति में रहकर कोई बुरी आदत अपनाता है, तो वह आदत उसका हिस्सा बन सकती है और वह बड़ी उम्र में इसे एक सामान्य व्यवहार समझ सकता है। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आए, संदेशों को सही तरीके से समझें। किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से मिले संदेश को समझने में सावधानी बरतें। सुनिश्चित करें कि आपके अवचेतन मन ने सही तरीके से उस संदेश को ग्रहण किया है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति आपको बुरा महसूस कराता है, तो यह न माने कि आप ही दोषी हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति अपनी स्थिति से परेशान हो और इसका आपसे कोई संबंध न हो। आई, भ्रामक विचारों को पहचानें। यह पहचानें कि जब आप किसी स्थिति या विचार को गलत तरीके से समझ रहे हैं, तो उसे सही दिशा में लाने के लिए सही तर्क का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास खुद को लेकर कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, तो उसे चुनौती दें और इसे सही दृष्टिकोण से देखें। उदाहरण, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता के बजाय इसे बदलें, मैं हर दिन बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। इकाशन, व्यसनों से मुक्ति पाएं। पुराने और गहरे छपे हुए व्यसन और आदतों को बदलने के लिए आपको अवचेतन मन में गहरी छानबीन और सकारात्मक पुनः प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी सोच और विश्वासों को बदलना होगा, जो इन आदतों की जड़ हो सकते हैं। उदाहरण, यदि आप अपने जीवन में शराब की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित करें कि आप बिना शराब के खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। आईवी, सकारात्मक आदतें विकसित करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। कोई भी आदत जो सकारात्मक बदलाव लाती है, वह धीरे धीरे आपके अवचेतन में स्थान बना लेगी। उदाहरण, रोज सुबह की सकारात्मक सोच, ध्यान या व्यायाम जैसे आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि वे आपके अवचेतन मन में बैठ सकें। निष्कर्ष, अवचेतन मन न केवल आपके व्यवहार और आदतों को निर्धारित करता है, बल्कि यह आपके विचारों और संदेशों को सही तरीके से समझने की क्षमता भी रखता है। अगर आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो यह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। लेकिन अगर आप इसे अनजाने में गलत संदेशों और आदतों से भरते हैं, तो इसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए अपनी सोच और विश्वासों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। अवचेतन मन का 19वां नियम। एक नया प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में साधन या वास्तविकता, आपको यह निश्चित रूप से तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अपने अतीत को माफ करना होगा और फिर कार्य करना होगा। इसके साथ ही आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपका भविष्य अब एक वास्तविकता के रूप में मौजूद है। नियम की व्याख्या। यह नियम यह समझाता है कि जीवन में कुछ नया प्राप्त करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। हमें यह स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं और फिर अपने अतीत को माफ करके उसे छोड़ देना होगा। इसके बाद हमें भविष्य को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हुए वर्तमान में सक्रिय कदम उठाने होंगे। मुख्य बिंदु 1, यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं। पहला कदम यह है कि आप स्पष्ट रूप से यह समझें और तय करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए। यह निश्चित करें कि आपका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, ताकि आपका अवचेतन मन उसे पूरा करने में आपकी मदद कर सके। उदाहरण, यदि आप एक सफल व्यवसाय चलाना चाहते हैं, तो आपको यह पहले तय करना होगा कि यह सफलता क्या है और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने हैं। 2, अपने अतीत को माफ करें। जब आप अपने अतीत को माफ करते हैं, तो आप अपने मन को स्वतंत्र कर लेते हैं और नए अनुभवों के लिए स्थान बनाते हैं। अतीत की गलतियों, दुखों और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने से रोकने के लिए माफ करना आवश्यक है। उदाहरण, अगर आपने पहले किसी रिश्ते में कुछ गलतियां की हैं, तो आपको खुद को माफ करना होगा, ताकि वह पुराना दर्द और नकारात्मकता आपकी वर्तमान जीवन शैली को प्रभावित न करें। 3, कार्य करें, अवसरों का लाभ उठाना। एक बार जब आपने यह तय कर लिया कि आपको क्या चाहिए और अतीत को माफ कर लिया, तो अगला कदम है सक्रिय रूप से काम करना। अवचेतन मन की ताकत तब काम में आती है जब आप विचारों को वास्तविक रूप में बदलने के लिए कदम उठाते हैं।
उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य फिट रहना है तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना और सही आहार लेना शुरू करना होगा। 4. अपने भविष्य को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करें। भविष्य को लेकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यह मानना कि आपका भविष्य वही होगा जैसा आपने सोचा है और उसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना सफलता की कुंजी है। भविष्य के बारे में सकारात्मक विचार रखें और इसे एक संभावित और शानदार परिणाम के रूप में देखें। उदाहरण, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में सफलता की आशा रखते हैं तो यह विश्वास रखें कि यह सफलता आपके रास्ते में आ रही है और आपको इसे अपना बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। 5. अब में उपस्थित रहें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हमेशा वर्तमान में उपस्थित रहें। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। अतीत और भविष्य पर ध्यान देने से आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उससे विचलित हो सकते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं तो ध्यान केंद्रित रखें और वर्तमान में जो कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आइए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। इसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और यह जानें कि प्रत्येक कदम आपको अपने अंतिम उद्देश्य के पास ले जाएगा। उदाहरण, यदि आपका उद्देश्य एक नई नौकरी प्राप्त करना है तो पहले अपनी योग्यताओं पर काम करें, फिर नौकरी के लिए आवेदन करें और आत्मविश्वास से इंटरव्यू में भाग लें। आय माफ करना और आगे बढ़ना। पुराने आहत या दुखों को छोड़ दें और खुद को माफ करें। यह आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। उदाहरण, यदि आपने पहले अपने दोस्त से झगड़ा किया था तो उसे माफ करें और उस रिश्ते को फिर से पुनर्निर्मित करने की कोशिश करें। आने लाई सक्रिय कदम उठाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय पर और सही कदम उठाएं, चाहे वह शिक्षा में हो, करियर में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो। लगातार कार्य करें। उदाहरण, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो नियमित रूप से लेखन पर ध्यान केंद्रित करें और इसे अपने पेशेवर करियर का हिस्सा बनाएं। आईवी आत्मविश्वास से भरा दृष्टिकोण अपनाएं। खुद पर विश्वास रखें और यह मानें कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिल सकता है। अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से देखें और उसे अपने हाथ में मानें। उदाहरण, यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अपने आप को इस व्यवसाय के सफल होने की कल्पना करें और उसी विश्वास के साथ काम करें। वर्तमान क्षण में जिएं। हर दिन का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। हर क्षण में उपस्थित रहें। अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी आप कर रहे हैं उसे अच्छे से करें। उदाहरण, अगर आप किसी नई भाषा सीख रहे हैं तो आज के दिन को उसी भाषा में प्रैक्टिस करने का अवसर बनाएं और इसे मजे के साथ सीखें। निष्कर्ष, अवचेतन मन का 19वां नियम यह बताता है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि वह क्या है। फिर अपने अतीत को माफ करना होगा और अपने भविष्य को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हुए सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। जब आप अपने जीवन के इस सिद्धांत को लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे। अवचेतन मन का 20वां नियम, इच्छा शक्ति कमजोर होती है और मजबूत होती है अपनी इच्छाओं को लिखकर। इच्छा शक्ति से आपके चेतन मन को प्रोग्राम करने और अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। नियम की व्याख्या, यह नियम यह बताता है कि इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे आप बढ़ा या घटा सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति कभी कमजोर होती है और कभी मजबूत, और इसे मजबूत करने के लिए एक प्रभावी तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं को लिखें। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो यह आपके चेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करता है और साथ ही आपके अवचेतन मन को भी नियंत्रित करता है। मुख्य बिंदु 1, इच्छा शक्ति का प्रभाव। इच्छा शक्ति एक मानसिक शक्ति है जो किसी कार्य को करने की ताकत देती है, लेकिन यह कभी कभी कमजोर हो सकती है, खासकर जब हम मानसिक रूप से थके होते हैं या हमारी ध्यान शक्ति भटकती है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि जब हम किसी कार्य को करने का ठानते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति उसे पूरा करने के लिए काम करती है। 2, इच्छाओं को लिखने का महत्व। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो यह आपकी चेतन मन में स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करता है। यह लिखने का कार्य आपके मन को इस दिशा में निर्देशित करता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।
लेखन का यह कार्य आपकी अवचेतन मन में गहरे तक बैठ जाता है, जिससे वह आपके लक्ष्य की ओर कार्य करना शुरू कर देता है। उदाहरण, अगर आप किसी परियोजना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे कागज पर लिखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। 3. इच्छाओं को प्रोग्राम करना। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो यह एक प्रकार से चेतन मन को निर्देशित करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। यह संकेत अवचेतन मन में भेजे जाते हैं, जो उन्हें एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और उस दिशा में कदम उठाने लगता है। उदाहरण, अगर आपकी इच्छा है कि आप फिट और स्वस्थ रहें तो इसे रोज लिखें और इसे अपने अवचेतन मन में उतारें। 4. सकारात्मक रूप से सोचें। इच्छाओं को लिखते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें। यदि आप अपने लक्ष्यों को नकारात्मक रूप में सोचेंगे, जैसे मैं कभी नहीं कर सकता, तो यह आपके अवचेतन मन को नकारात्मक दिशा में निर्देशित करेगा। उदाहरण, अगर आप किसी व्यावसायिक सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे इस रूप में लिखें, मैं अपनी व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर रहा हूं और हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। 5वीं, इच्छाओं का नियंत्रण। अवचेतन मन को नियंत्रित करना केवल इच्छाओं को लिखने से संभव होता है, क्योंकि यह आपके मन के गहरे हिस्सों को जागरूकता और ध्यान की ओर निर्देशित करता है। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो आप उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आए, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से लिखें। अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखें ताकि आप समझ सकें कि आप क्या चाहते हैं। लिखते समय यह ध्यान रखें कि आपके शब्द सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। उदाहरण, मैं एक सफल लेखक बनना चाहता हूं की बजाय मैं हर दिन एक नया लेख लिखता हूं और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। लिखें। आई इच्छाओं को दैनिक रूप से लिखें। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को रोज लिखें ताकि आप उन्हें लगातार याद रखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना लिखने से यह आदत बन जाती है और आप इसे एक तरह के प्रोग्राम के रूप में लागू कर सकते हैं। आज इच्छाओं को ध्यान से पढ़ें। हर दिन अपनी इच्छाओं को ध्यान से पढ़ें और मानसिक रूप से उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि यह आपके अवचेतन मन में स्थायी रूप से समा जाए। इच्छाओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखें तो केवल शब्दों तक सीमित न रहें, उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। यह आपकी इच्छाओं को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाता है। उदाहरण, यदि आप किसी लक्ष्य के बारे में लिख रहे हैं तो उस समय की भावना को महसूस करें जैसे आपने उसे पहले ही प्राप्त कर लिया हो। निष्कर्ष, अवचेतन मन का 20वां नियम यह बताता है कि इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सकता है जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं। यह न केवल आपके चेतन मन को प्रोग्राम करता है, बल्कि आपके अवचेतन मन को भी उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी इच्छाओं को लिखने और उन्हें लगातार ध्यान में रखने से आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। अवचेतन मन का 21वां नियम, आपको अपने विचार बदलने होंगे और भाषा को बनाए रखने के लिए नया कार्यक्रम, या आप फिर से करेंगे अपने आप को वापस सम्मोहित करें वही पुराना कार्यक्रम जो आपने पहले किया था। नियम की व्याख्या, यह नियम यह बताता है कि यदि हम अपनी मानसिक स्थिति और विचारों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को नए तरीके से पुनः प्रोग्राम करना होगा। अगर हम पुराने विचारों और मानसिकता को छोड़कर नए विचारों की ओर नहीं बढ़ते तो हम खुद को पुराने, नकारात्मक या अवांछित मानसिक प्रोग्राम में वापस फंसा सकते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग का यह बदलाव भाषा, विचारों और मानसिकता के स्तर पर किया जाता है ताकि हम सकारात्मक बदलाव ला सकें। मुख्य बिंदु 1, सोच और भाषा के बीच का संबंध। हमारी सोच और भाषा एक दूसरे से गहरे जुड़ी होती है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बोलते हैं और हम जो बोलते हैं वह हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। यदि हम अपनी सोच और भाषा को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहते हैं तो हमें पहले अपने विचारों को ठीक से प्रोग्राम करना होगा। उदाहरण, यदि आप बार बार खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपके अवचेतन मन को यह संदेश मिलता है कि आप असमर्थ हैं। इसके बजाय आपको कहना चाहिए मैं सक्षम हूं या मैं यह कर सकता हूं। 2, नया मानसिक प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता। जब आप किसी नए लक्ष्य या आदत पर काम करते हैं तो यह जरूरी है कि आप इसे अपने मन में एक नई प्राथमिकता के रूप में स्थापित करें।
इसका मतलब है कि आपको नए विचारों और विश्वासों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे आपके अवचेतन मन में स्थान बना सकें। उदाहरण, इन परीक्षाओं का सामना करने का तरीका हमारे अगले जीवन के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अर्थात हम किस प्रकार से अपने वर्तमान जीवन को जीते हैं, यह हमारे भविष्य को आकार देता है। मुख्य बिंदु 1, अवचेतन मन को एक प्रोग्राम मानना। अवचेतन मन एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करता है जो जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं को नियंत्रित करता है। यह हमें उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है जो हमारी आत्मिक और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। उदाहरण, अवचेतन मन हमें जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से जूझने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है ताकि हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें। 2, परीक्षाएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। जीवन में जितनी भी चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, वे सभी हमारे लिए एक परीक्षा के रूप में होती हैं। इनका उद्देश्य हमारी मानसिक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को परखना होता है। उदाहरण, यदि आप एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो वह जीवन की परीक्षा हो सकती है जो आपके आत्म संयम, संघर्ष और मानसिक दृढ़ता को परखने के लिए होती है। 3, महिमा और राज्य का निर्धारण। यह नियम यह भी बताता है कि जीवन में हम जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं, उनका परिणाम केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। जब हम अपनी परीक्षाओं को सही तरीके से संभालते हैं, तो हम आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं और अगले जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आप कठिनाई के समय में शांत रहते हैं, धैर्य दिखाते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो यह आपके मानसिक और आत्मिक विकास का संकेत होता है जो आपके अगले जीवन के परिणाम को प्रभावित करता है। 4, परीक्षाएं और आत्मिक उन्नति। जीवन की समस्याएं और चुनौतियां हमें केवल मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाती, बल्कि वे हमें आत्मिक रूप से भी विकसित करती हैं। जब हम अपनी परीक्षाओं का सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति यदि जीवन में किसी बड़े संकट का सामना करता है और उसे धैर्य और साहस के साथ संभालता है, तो यह उसकी आत्मिक उन्नति को दर्शाता है और भविष्य में उसे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आए, अपने आंतरिक संघर्षों को पहचानें। जब भी आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो उसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। समझें कि यह स्थिति आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। उदाहरण, जब आप अपने काम में विफल होते हैं, तो उसे सीखने का अवसर मानें और जानें कि यह अनुभव आपको अगले प्रयासों में सफलता दिलाने में मदद करेगा। आइडियाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी परीक्षाओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। जब आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप जीवन के हर पहलू को समझदारी से संभालने में सक्षम होंगे। उदाहरण, कठिन समय में अपने आप से यह कहें, यह स्थिति मुझे कुछ नया सिखाएगी और मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। इड़ी, आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में चुनौतियां और परीक्षाएं सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति की ओर ले जाती हैं। जब आप सही तरीके से इन परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो आपकी आत्मा भी ऊंची होती है। उदाहरण, ध्यान, प्रार्थना या आत्म मंथन के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और जीवन की परीक्षाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। आईवी, धैर्य और समर्पण रखें। जीवन की परीक्षाओं को सही तरीके से समझने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य के साथ किसी स्थिति का सामना करते हैं, तो आप न केवल उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति भी जागृत होती है। उदाहरण, यदि आप किसी व्यक्तिगत संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो धैर्य और विश्वास के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करें और समय के साथ स्थिति में सुधार होगा। निष्कर्ष, अवचेतन मन का 23वां नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन की परीक्षाएं हमारे आत्मिक और मानसिक विकास के लिए होती हैं। हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इनका सामना करने का तरीका ही हमारे भविष्य के परिणामों को प्रभावित करता है। इस नियम को अपनाकर हम न केवल इस जीवन में सफलता पा सकते हैं, बल्कि अगले जीवन के परिणाम भी बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन का 24वां नियम, आपका अवचेतन मन पूरी रात काम करता है।
वह आपके सोने से पहले के आखिरी विचारों को ग्रहण करता है। इसलिए सोने से पहले प्रार्थना करें और सकारात्मक कल्पना करें। नियम की व्याख्या। यह नियम बताता है कि सोने से पहले हमारे मन में जो भी विचार होते हैं वे हमारे अवचेतन मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। रात भर हमारा अवचेतन मन उन्हीं विचारों पर काम करता है और उन्हें हमारे जीवन में प्रकट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही कारण है कि सोने से पहले सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार यदि हम सोने से पहले नकारात्मक विचारों, चिंता या भय से भरे रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा को और गहरा कर देता है। इसके विपरीत यदि हम शांति, प्रेम, सफलता और खुशी जैसे सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें साकार करने में मदद करता है। मुख्य बिंदु 1, सोने से पहले के विचार महत्वपूर्ण हैं। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है, भले ही आप सो रहे हों। सोने से पहले के विचार उसके लिए दिशा तय करते हैं। उदाहरण, यदि आप सोने से पहले सोचते हैं कि मैं कल का दिन सफलतापूर्वक बिताऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने के लिए रात भर काम करेगा। दूसरी, प्रार्थना और सकारात्मक कल्पना की शक्ति। प्रार्थना और सकारात्मक कल्पना अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करती है। ये मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है और नकारात्मकता को दूर करती है। उदाहरण, सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे कि आप अपने सपनों की नौकरी कर रहे हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। 3, नकारात्मक विचारों से बचें। सोने से पहले चिंता, डर या गुस्से जैसे नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि वे आपके अवचेतन मन को भ्रमित और कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आप सोने से पहले यह सोचते हैं कि मेरा दिन खराब गया, तो यह नकारात्मकता आपके अगले दिन को भी प्रभावित कर सकती है। इस नियम का उपयोग कैसे करें? आए सोने से पहले सकारात्मक विचार अपनाएं। अपने दिन का अंत सकारात्मक सोच और शांति के साथ करें। अपने दिमाग में सुखद और प्रेरणादायक विचार रखें। उदाहरण, कल मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, मैं अपने काम में सफल रहूंगा। रात को प्रार्थना करें। सोने से पहले प्रार्थना करने की आदत डालें। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को शुद्ध और शांत करता है। उदाहरण, ईश्वर मुझे शक्ति और शांति दें, मेरे जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। खांतिनाडी, सकारात्मक कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और किसी ऐसी चीज की कल्पना करें जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इसे महसूस करें जैसे वह पहले से ही सच हो। उदाहरण, अपने आप को एक खुशहाल और सफल व्यक्ति के रूप में देखें। ध्यान करें। ध्यान, मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। सोने से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। आभार व्यक्त करें। दिन भर की किसी एक अच्छी घटना के लिए आभार व्यक्त करें। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से सक्रिय करता है। उदाहरण, आज मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मैंने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। व्यावहारिक उदाहरण, स्थिति, आप एक नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सोचें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं साक्षात्कार में सफल रहूंगा, मेरा अवचेतन मन मुझे सही शब्द और आत्मविश्वास देगा। स्थिति, आप किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहे हैं। प्रार्थना करें, यह कठिन समय भी बीत जाएगा। ईश्वर मुझे स्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ संभालने की शक्ति दें। स्थिति, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। कल्पना करें, अपने आप को पहले से ही लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखें, जैसे आप मंच पर अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। निष्कर्ष 24वां नियम यह सिखाता है कि सोने से पहले सकारात्मक विचारों और कल्पनाओं पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका अवचेतन मन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। सकारात्मक सोच, प्रार्थना और कल्पना की शक्ति का उपयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अवचेतन मन के 24 महत्वपूर्ण नियम, जो न केवल हमारी सोच और भावना को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करते हैं। यदि आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू करें, तो आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा है कि आपको इन नियमों के बारे में जानकर फायदा हुआ होगा। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प और उपयोगी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें,
अपना ख्याल रखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। धन्यवाद।